हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप यूपी टेट 2026 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे यूपी टेट पेपर फर्स्ट मैथ्स प्लस पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। आप बिल्कुल भी क्लास को मिस मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि किसी संख्या का 25% 150 है तो वह संख्या क्या है, ज्ञात करना है। किस तरीके से कहना है, चलो करते हैं। किसी संख्या, तो संख्या क्या पता नहीं है, तो x का 25% कितना है, 150 है। कितना है, 150। तो इसको सॉल्व करेंगे, परसेंटेज हटेगा तो क्या आएगा, बटे में 100 बराबर 150। 25 से काट देंगे कितनी बार, 4 बार। तो x बराबर क्या आ गया, 150 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 15 चौको 60, 600। तो वह संख्या क्या निकल के आ गई, 600। तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज आर राइट। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या क्या है, 2 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो किस प्रकार से कहना है, पहले क्या थी त्रिज्या r, उसके बाद कितनी कर दी, 2 गुनी, मतलब 2r। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या पड़ा है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर r त्रिज्या कितनी दी गई है, r स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर त्रिज्या कितनी हो गई है, 2r, तो r की जगह कितना लिखेंगे, 2r का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पाई इंटू 4r स्क्वायर। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 4r स्क्वायर पाई। ठीक है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कितने का गुणा है एक्स्ट्रा इसमें, 4 का। तो कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इस सवाल को क्या है, सॉल्व करना था। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, 36 और 48 का क्या निकालना है, HCF। क्या निकालना है, HCF। तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, 36 और 48 का HCF निकालना है। तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर ऐसा दिया हो तो कुछ नहीं कहना है, दोनों संख्याओं को क्या निकाल लेना है, अंतर निकाल लेना है। 36 और 48 का अंतर कितना है, 8, 6 में से 2 बचेंगे, 4 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 1। तो अंतर कितना निकल के आ गया, 12। तो या फिर यही HCF होगा, या फिर 12 का कोई फैक्टर होगा। तो 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है, अगर ऑप्शन में 12 दिया गया होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 12। अगर 12 नहीं दिया गया होगा तो 12 का कोई ना कोई क्या है, फैक्टर दिया गया होगा। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया गया, 6, 8, 12 दिया गया है। तो एक चीज याद रखना है कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा HCF यहाँ पर क्या है, 12 है। तो आंसर क्या लगाएंगे, 12। इसका राइट आंसर क्या होगा, 12 है। ठीक है, अब आप लोगों को अच्छी तरीके से क्या है, समझ आ गया होगा। अब अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 1200 है। कितना है, 1200 है। उस पर 10% की क्या है, छूट दी जाती है, तब विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी परसेंटेज होती है, 100%। ठीक है, अब 100% में क्या, उसी पर क्या होगा, लाभ होगा, उसी पर क्या होगी, हानि होगी, और उसी पर क्या है, छूट भी देते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से कहना है। अंकित मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, MRP। MRP कितना दिया गया है, 1200। ठीक है, छूट कितनी दी, डिस्काउंट 10%। क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, मतलब SP। तो किस प्रकार से निकालते हैं, MRP पर दी ना कितने परसेंट की, 10% की। कोई वस्तु 100% है, उस पर 10% की छूट दे देंगे, कितना बचेगा, 90%। तो वह 90% में क्या है, बेचेगा। तो 1200 का
90% निकालेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आएगा बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब इसको सॉल्व करेंगे, 120 गुणा 9 करेंगे तो कितना आएगा 108। तो विक्रय मूल्य क्या निकल के आ गया 1080 रुपये। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब अगला देखते हैं प्रश्न। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। 15 और 20 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। देखते हैं किस तरीके से निकालना है। 15 और क्या है 20 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एक तो इसका क्या है बेसिक मेथड है, क्या है पहले इसके क्या फैक्टर करो, कितने से भाग जाएगा 3 से, कितनी बार 5 बार, फिर 5 से कितनी बार 1 बार। ठीक है, अब 20 के करेंगे फैक्टर, 2 से काटेंगे कितनी बार 10 बार, फिर 2 से जाएगा कितनी बार 5 बार, फिर कितने से 5 से कितनी बार 1 बार। अब एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन मिलता है उसको कितनी बार लिखते हैं सिर्फ 1 बार। यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर 3 है नहीं है, 5 है 5 है, यहाँ पर ही 5 है, यहाँ पर ही 5। इन दोनों की जगह है क्या है 1 लिखेंगे, अकेली 5 क्या लिखेंगे, जो कॉमन मिलता है उसको सिर्फ 1 बार लिखते हैं, और बाकी जो भी कॉमन ना मिले वह भी क्या है साथ में लिख देते हैं, क्या लगाकर मल्टीप्लाई करके। 3 बचा और 2 बचा और कितना 2। अब इनका गुणा करेंगे आपस में कितना होगा 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। तो कितना आ गया एलसीएम 60। इसका एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, अगर इस तरीके से नहीं कहना, शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं किस तरीके से कहना है। क्या है 15 और 20 का एलसीएम निकालना है, कितने का 15 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं हम, क्या है मान लेते हैं 15 या 20 में से किसी एक संख्या को क्या है एलसीएम मान लेते हैं, जैसे 20 को मान लिया। ठीक है, तो 20 का भाग इसमें चला जाता है, हाँ चला जाता है। 15 का भाग इसमें जाता है, नहीं जाता है। लेकिन 15 की अगर फैक्टर कहेंगे तो कितने निकल के आती 3 और 5। तो 5 का भाग तो चला जाता है 20 में, लेकिन 3 का भाग नहीं जाता है 20। तो इसमें क्या है 3 का गुणा और कह देंगे तो कितना आ जाएगा 20 3 60। तब भी एलसीएम कितना निकलेगा 60 निकलेगा। ठीक है, दोनों मेथड में से किसी भी मेथड से क्या है सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर क्या है 6। क्या है एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या है चल रही है। कितने किलोमीटर प्रति घंटा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, 250 मीटर लंबे पुल, क्या 250 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लेती है 25 सेकंड समय लेती है। तो क्या है ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो किस तरीके से ज्ञात करना है, तो चाल बराबर क्या पड़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्पीड, और दूरी को डिस्टेंस, और समय को तो सबको पता है टाइम। ठीक है, चाल कितनी दी गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी है, दूरी कितनी है प्रश्न में दिया गया है 250 मीटर। यह किसकी दूरी है पुल की दूरी है। और क्या है ज्ञात क्या करना है ट्रेन की लंबाई। तो क्या है पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को आपस में क्या है जोड़ देते हैं। तो ट्रेन की लंबाई का पता नहीं है तो इसको क्या मान लेंगे एल। समय कितना लेती है 25 सेकंड। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितने का गुणा करते हैं 5/18 का। कितने का 5/18 का। तब यह किस में चेंज हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, बराबर 250 प्लस एल बटे 25। 18 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 4 बार। 5 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा 20, और 20 का गुणा 25 में करेंगे तो कितना आएगा 250 प्लस एल। 25 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना आता है 500, और यह 250 इस साइड आएगा तो किसका होगा माइनस का, बराबर एल।
तो एल बराबर क्या आ जाएगा 250 मीटर। एल किसकी दूरी मानी थी, ट्रेन की लंबाई, तो क्या है मीटर में। तो ट्रेन की लंबाई कितनी निकल के आ गई 250 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 400 रुपये है और विक्रय मूल्य कितना है 480 रुपये है, तो क्या है लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है। क्या कहना है, लाभ परसेंटेज क्या है ज्ञात करना है। सीपी कितना दिया गया है 400 और सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है 480। तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि क्या होगा लाभ होगा। ठीक है, किस तरीके से करना है, सीपी बराबर कितना है 400, सेलिंग प्राइस कितना है 480। ठीक है, प्रॉफिट होगा ना, तो क्या सेलिंग प्राइस में से क्या है कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो कितना आएगा 480 माइनस 400, कितना निकल के आ गया 80 रुपये क्या है लाभ निकल के आ गया। लेकिन निकालना क्या है प्रश्न में लाभ परसेंटेज। तो लाभ परसेंटेज किस तरीके से निकालते हैं, लाभ परसेंटेज ऊपर क्या आता है प्रॉफिट कितना है 80 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 400। कोई भी चीज की गणना करते हैं तो वह किस पर करते हैं क्रय मूल्य पर ही करते हैं। ठीक है, अगर लाभ होगा तब भी क्रय मूल्य पर गणना करेंगे, अगर हानि होगी तब भी क्या है क्रय मूल्य पर ही क्या है गणना करेंगे। परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से कितनी बार जाएगा 20 बार, तो परसेंटेज कितना निकल के आ गया 20%। ठीक है, अगर फॉर्मूला देखना है किसी को तो इस प्रकार से है, लाभ परसेंटेज लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, यह क्या है लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला है। अगर किसी को नहीं आता है तो नोट भी कर सकता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। एक वस्तु पर पहले क्या है 20% की क्या दी है छूट दी है, फिर क्या है 10% की और छूट दी है, तो कुल मिलाकर कितनी छूट दी है। इस प्रकार के प्रश्नों को ज्ञात करने के लिए एक क्या है फॉर्मूला है, टोटल छूट कितनी होगी, क्या है टोटल डिस्काउंट परसेंटेज में कितना होगा ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। ठीक है, यह क्या है कुल डिस्काउंट का क्या है फॉर्मूला है, यहां पर लिख सकते हैं टोटल डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, तो क्या है पहले कितने की छूट दी है उसने ए 20% की प्लस दूसरी 10% की, फिर माइनस लगाएंगे ए कितना है 20 गुणे बी कितना है 10 बटे 100, 1 जीरो 1 जीरो, 20 और 10 कितना हो गया 30 माइनस 2, तो बराबर कितना आ गया 28%। कुल छूट उसने कितनी दी है 28%। ठीक है, अगर कोई भी प्रश्न आएगा ऐसा तो इस फॉर्मूले में क्या है मान रख देना है, निकल के आ जाएगा कुल डिस्काउंट कितना है। ठीक है, यह फॉर्मूला भी नोट कर लेना। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना है 28, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक आयत की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात क्या करना है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल सभी को पता होगा क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो कितना निकल के आ गया 200 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया 200 वर्ग सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या है क्या होता है। तो सभी को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यह सभी ने पढ़ा हुआ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना है 180 डिग्री। यह सीधा क्या है डायरेक्ट ही कॉन्सेप्ट पूछ लिया गया है।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न क्या है देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 11 है। क्या है? अगली संख्या क्या दिया गया है? श्रृंखला ज्ञात करना। श्रृंखला क्या है? 2 6 12। क्या है? 2 6 12 और क्या है? 20 30 और क्या है? आगे की संख्या ज्ञात करना। तो किस तरीके से सॉल्व करना है चलो देखते हैं। क्या है? 2 है, फिर 6 है, 6 के बाद क्या है? 12 है, 12 के बाद कितना है? 20, 20 के बाद क्या है? 30। इसकी अगली संख्या क्या है? ज्ञात करना है। तो किस तरीके से ज्ञात कर सकते? पहले क्या है? इनका डिफरेंस देखते हैं। 2 और 6 में कितने का डिफरेंस है? अंतर 4 का। 6 से 12 हो गया, कितने का अंतर है? 6 का। 12 से 20 हो गया, कितने का अंतर है? 8 का। 20 से क्या है? 30 हो गया, कितने का अंतर है? 10 का। कितने का? 10 का। यहाँ देखो 4 का होगा, फिर 6 का होगा, फिर 8 का होगा, फिर 10 का। अब कितने का होगा? 12 का। तो 30 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 42। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या कितनी है? 12 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 12 है। 12 क्या है? 0.75। दशमलव के बाद की संख्याओं को इकट्ठा नहीं पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है? 7 5 सिंगल सिंगल डिजिट पढ़ा जाता है दशमलव के बाद की संख्या। 0.75 को क्या है? भिन्न में बदल लें। भिन्न का मतलब फ्रैक्शन में बदल लें। तो कितना दिया गया है? 0.7 और 5। इसको किस प्रकार से? दशमलव हटाएंगे, बटे में कितना आएगा? 100। 25 से जाएगा 3 बार, 25 से जाएगा कितनी बार? 4 बार। तो 3/4 इसका क्या होगा? राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कितना है? सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या है? एक वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर। उसका क्या है? क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो अभी हमने पिछला सवाल पढ़ा है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, त्रिज्या कितनी दी गई है? आर बराबर 7 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्या है? क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7। पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर कितना क्या है? 7। 7 का क्या है? वर्ग। तो कितनी बार गुणा होगा? 7 × 7। 7 से 7 क्या है? कट जाएगा, कितना बचेगा? 22 × 7। जब 22 × 7 कहेंगे तो क्या? 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 1 15। तो कितना है? सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल हमेशा क्या में आता है? वर्ग में, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 14। क्या है? 14। यदि किसी संख्या का क्या है? यदि किसी संख्या का वर्ग कितना है? 169 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो किस प्रकार से ज्ञात? यदि किसी संख्या का वर्ग, यदि किसी संख्या का वर्ग कितना दिया गया? 169। ठीक है, यदि किसी संख्या का वर्ग कितना दिया गया है? 169। तो इसका क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात करना है। तो सभी को पता है कि अगर यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रूट 169। और x बराबर क्या है? 169 किसका वर्गमूल है? 13 का। ठीक है, प्लस माइनस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए गए? सब प्लस में दिए गए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? x बराबर 13। तो वह संख्या कितनी होगी? 13। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्या है? एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे चलती है, तब क्या है? दूरी क्या है? तो क्या है? स्पीड कितना दिया गया है? 60 किलोमीटर। ठीक है, टाइम कितना है? 3 घंटा।
ठीक है, क्या ज्ञात करना है? तो दूरी, दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड गुणे टाइम। तो स्पीड कितनी है? 60 गुणे 3, तो कितना आ जाएगा? 180 किलोमीटर। तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 180 किलोमीटर। आंसर इसका क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 16। क्या है? 25:100 बराबर क्या है? x/400, तब x का मान क्या है? ज्ञात करना है। ठीक है, यह अनुपात और समानुपात चैप्टर का क्या है? प्रश्न है। इसको किस तरीके से कहना है? तो 25/100 बराबर क्या है? x/400। क्या है? 25/100 बराबर x/400। इसका क्या कर देंगे? बराबर की इस साइड बटे में और बराबर की इस साइड बटे में क्या है जी? आपस में कट जाती है। अगर कटती हूं, ठीक है, कट गया, यहाँ 4 बचा, यहाँ 1 का गुणा यहाँ होगा और 4 का गुणा किस में होगा? 25 में। तिर्यक गुणा चलता है। 4 का गुणा इसमें करेंगे, 1 का गुणा x में करेंगे तो क्या आ जाएगा? x। और 4 का गुणा 25 में करेंगे तो कितना आएगा? 25 चौको 100। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी? 100 होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी तक हमने क्या है? 16 सवालों को क्या है? सॉल्व कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। आप लोगों को भी क्या है? बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से कहना है। हम सिर्फ क्या है? पेपर फर्स्ट के मैथ की तैयारी कर रहे हैं। अभी हमने सेकंड पेपर के क्या है? इसमें प्रश्न नहीं लिए गए हैं। ठीक है, अब क्या है? 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन क्या है? देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज का आधार क्या है? 12 सेंटीमीटर। किसी त्रिभुज का आधार क्या है? 12 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तब उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या है? ज्ञात करना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, त्रिभुज कैसा होता है? त्रिभुज इस प्रकार से। ठीक है, त्रिभुज का आधार कहलाता है यह कितना है? 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बेस गुणे हाइट। हाइट मतलब ऊंचाई। तो क्या क्या है? 1/2 गुणे बेस कितना है? 12 और ऊंचाई कितनी है? 8। काट देंगे, कितने बार जाएगा? 6 बार। और 6 का गुणा 8 में कहेंगे तो कितना आता है? 48। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, सेंटीमीटर में, तो क्या आएगा? वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के क्या आ गया? 48 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं कितना है। x + 5 बराबर क्या है? 12 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है। ठीक है, x + 5 बराबर क्या है? 12। इसका पक्षांतर कर देंगे 5 का, वहां उस साइड किस में पहुंच जाएगा? माइनस में। तो 12 - 5 कितना आ जाएगा? 7। तो x का मान कितना आ गया? 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से। यहाँ कितना है? 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यह क्या है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में आधार कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार क्या कहलाता है? ठीक है, अब वो आगे क्या है? तथा उसकी ऊंचाई कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर। यह क्या है? 8 सेंटीमीटर क्या है? ऊंचाई। इसको नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए यह ऊंचाई कहलाती है, ये आधार, और यह क्या कहलाता है? कर्ण। ठीक है, अब आगे क्या? कर्ण ज्ञात कीजिए। मतलब इस
को क्या है ज्ञात करना है, यह क्या होगा, ठीक है, इसको ज्ञात करना है। तो क्या है, आप सभी ने कक्षा 10वीं में क्या है पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, या किसी ने 9वीं में भी पढ़ी होगी पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। आधार कितना है 6, 6 का स्क्वायर कहेंगे प्लस ऊंचाई कितनी है 8, 8 का स्क्वायर, 6 छंग 36 और 8 का वर्ग कितना होता है 64। तो क्या निकल के आ गया 36 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना निकल के आता है 100, ठीक है। लेकिन कर्ण स्क्वायर है, कर्ण स्क्वायर का मान नहीं चाहिए हमें, सिर्फ क्या है कर्ण का मान चाहिए। तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं, कर्ण बराबर, अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर की उस साइड क्या है रूट लग जाता है, अंडर रूट कितना है 100, 100 किसका वर्गमूल है 10 का, तो 10 सेंटीमीटर। कर्ण कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अभी तक हमने क्या है 19 प्रश्नों को क्या है सॉल्व कर लिया। अब हम क्या है आगे के प्रश्नों को, बाकी प्रश्नों को क्या है पेडागोजी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे या समझेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अब यहां से क्या है पूरे के पूरे क्वेश्चन किसके होंगे, पेडागोजी के होंगे, गणित पेडागोजी के होंगे। प्रश्न क्या है 20वां, गणित सीखने का सर्वोत्तम क्या है तरीका क्या है, गणित को किस तरीके से क्या है समझ सकते हैं, सर्वोत्तम चीज क्या है। ऑप्शन क्या है रटना, क्या गणित को हम रट सकते हैं, दूसरा क्या है केवल सूत्र याद करना, और तीसरा क्या है अनुभवों और गतिविधि एवं अनुभव द्वारा सीखना, और चौथा क्या है केवल गृह कार्य करना। इन 4 ऑप्शनों में से क्या ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन क्या सही होगा, क्या है गणित को अगर हम रटेंगे तो आगे चल के क्या वह भूल जाएगी, ठीक है, पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरा क्या मैथ को केवल सूत्र द्वारा ही हल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर क्या है सी, क्या है गतिविधि एवं अनुभवों द्वारा सीखा जाता है। क्या है जब जब हम क्या है गतिविधि करेंगे, गणित को क्या करने की सोचेंगे, तो क्या कुछ हम अपने अनुभवों से सीखेंगे, कुछ गलती करके सीखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, गतिविधि एवं अनुभवों द्वारा सीखना, ठीक है। गणित का सर्वोत्तम तरीका क्या है, गतिविधि और क्या है अनुभवों द्वारा सीखना। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, प्रश्न संख्या क्या है 21, क्वेश्चन नंबर क्या है 21। 21 क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, क्या है लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत किससे संबंधित है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही प्रश्न आता है लर्निंग बाय डूइंग किस लर्निंग बाय डूइंग यह सिद्धांत किसने दिया था। तो यह सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डीवे ने दिया था। क्या है जॉन डीवे, जॉन डीवे ने क्या है लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डूवे ने दिया था, ठीक है ना। यह भी प्रश्न आ सकता है एग्जाम में कि लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डीवे ने दिया था, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन क्या है गतिविधि आधारित, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है व्याख्यान विधि द्वारा, तीसरा ऑप्शन क्या है रटकर या गृहकार्य कहकर, ठीक है। ऑप्शन 4 दिए गए, इसमें से राइट आंसर क्या हो सकता है, अभी अभी समझा हमने गणित लर्निंग मतलब क्या होता है सीखना, बाय मतलब द्वारा, डूइंग मतलब करना, माने जो व्यक्ति स्वयं से करके सीखता है, ठीक है, उसका सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डीवे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गतिविधि आधारित
शिक्षण। क्या है इसका राइट आंसर? क्या होगा? गतिविधि आधारित शिक्षण। माने हम जितनी गतिविधि करेंगे उतना ही क्या है, हम उस चीज में क्या होंगे, निपुण होंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डीवे ने दिया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22वां देखते हैं। यदि कोई बच्चा बार बार गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है? दंड देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है? अनदेखा कर देना चाहिए। अनदेखा का मतलब क्या है? उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन क्या है? उपचारात्मक शिक्षण देना चाहिए। और चौथा क्या है? कम अंक देना चाहिए। अगर आप एक शिक्षक होते तो क्या करते? क्या उसको मारते, या फिर उस पर ध्यान नहीं देते, या फिर उसकी समस्याओं का समाधान करते? तो क्या कहते? हम उसकी समस्याओं का समाधान करते। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है, उपचारात्मक शिक्षण देते। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23वां। क्या है? ब्लूम टैक्सोनॉमी सिद्धांत में सबसे ऊंचा वाला स्तर कौन सा है? ठीक है, प्रश्न क्या है? यह है ब्लूम टैक्सोनॉमी में सबसे उच्च स्तर कौन सा होता है? तो सबसे पहले यही प्रश्न आता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी सिद्धांत किसने दिया था? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी सिद्धांत बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। क्या दिया था? बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। यह सिद्धांत किसने दिया था? ब्लूम टैक्सोनॉमी का सिद्धांत किसने दिया था? बेंजामिन ब्लूम ने क्या है इसका सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में कितने स्तर थे? 6 स्तर थे। कौन कौन से स्तर थे? एक था के, ठीक है, दूसरा क्या था? यू, क्या है? के यू, ए ई और सी। ठीक है, के का मतलब क्या होता है? नॉलेज। नॉलेज मतलब इनका पहला स्तर क्या था? बेंजामिन ब्लूम का नॉलेज, पहले स्तर को क्या माना इनने? ज्ञान। दूसरा स्तर क्या था? यू। यू मतलब अंडरस्टैंडिंग। हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ। इनने दूसरा स्तर क्या माना? समझ को। तीसरा क्या है? ए मतलब क्या है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब प्रयोग या अनुप्रयोग। एप्लीकेशन, प्रयोग या अनुप्रयोग। प्रयोग या अनुप्रयोग। ठीक है, अब देखते हैं क्या है? के यू ए, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। ए से का मतलब, इस ए का मतलब क्या? एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या है? विश्लेषण कहना। ठीक है, क्या है? विश्लेषण कहना। अब ई का मतलब क्या है? एवुलेशन मतलब मूल्यांकन। मूल्यांकन। और सी का मतलब क्या है? क्रिएशन। मतलब सृजन। ठीक है, तो बेंजामिन ब्लूम ने कि कितने स्तर माने? 6 स्तर। पहला स्तर क्या है? नॉलेज, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा क्या है? एप्लीकेशन, चौथा क्या है? एनालिसिस, पांचवा क्या है? एवुलेशन मतलब मूल्यांकन, और चौथा क्या है? क्रिएशन। इन्होंने सबसे उच्च स्तर किसको माना है? क्रिएशन को माना है। किसको माना है? क्रिएशन को। तो ऑप्शन में देखो क्या है? ज्ञान है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या है? समझ है, तीसरा क्या है? अनुप्रयोग है, और चौथा क्या है? सृजन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, क्या है? सृजन। ठीक है, यह बात आप लोगों को क्या है? अच्छी तरीके से
समझ आ गई होगी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न क्या है 24वां। TLM का पूरा अर्थ क्या है? तो TLM का पूरा अर्थ क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 27वां क्या है? कंस्ट्रक्टिज्म सिद्धांत के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला क्या है? रटकर। दूसरा ऑप्शन क्या है? दंड से। तीसरा ऑप्शन क्या है? स्वयं ज्ञान के निर्माण करके। चौथा ऑप्शन क्या है? केवल किताब पढ़कर। ठीक है, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो सबसे पहले तो यही प्रश्न आता है कि कंस्ट्रक्टिज्म का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था और लेव वाइगोस्की ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? जीन पियाजे ने और लेव वाइगोस्की ने दिया था यह सिद्धांत। ठीक है, अब ऑप्शन क्या है? ठीक है, तो बच्चा अगर स्वयं से सीखे तो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, स्वयं ज्ञान का निर्माण करके। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26वां क्या है? करना भूल गए थे, अभी कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 26वां क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का अर्थ क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से ही स्पष्ट है। चाइल्ड मतलब क्या होता है? बच्चा। सेंटर्ड मतलब केंद्र में, और एजुकेशन मतलब शिक्षा। बच्चा को केंद्र मानकर शिक्षा देना क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चा सीखने का क्या है? केंद्र है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 28वां। गणित में गलती क्या है? गणित में गलती को क्या माना जाता है? ठीक है, अगर हम किसी सवाल में गलती कर दें तो उसको क्या मानते हैं? ऑप्शन नंबर क्या? अपराध, सीखने का हिस्सा, और असफलता, और क्या है? अनुशासनहीनता। ठीक है ना, सभी से गलती होती है। क्या है? गलतियों से ही आदमी क्या है? सीखता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सीखने का क्या है? एक हिस्सा है। गलती एक सीखने का क्या है? हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नंबर क्या है 29वां। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर क्या है? रटाना। ठीक है, पेडागोजी में रटाना केवल वाले शब्द कभी भी ऑप्शन में टिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह क्या है? निगेटिव शब्द हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? रटाना। दूसरा क्या है? याद करना। तीसरा क्या है? तार्किक सोच विकसित करना। और चौथा क्या है? केवल परीक्षा पास कराना। तो रटाना है नहीं है, सूत्र याद कराना भी नहीं है। ऑप्शन नंबर चौथा केवल परीक्षा पास कराना भी नहीं है। क्या है? उसकी तार्किक सोच का क्या है? विकास करना। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर होगा। अब लास्ट प्रश्न देखते हैं इस सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? गलती सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। गलती सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर क्या? व्यवहारवाद से। व्यवहारवाद से तो हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन क्या है? निर्माणवाद से। क्या गलती करके ही तो सीखता है धीरे धीरे। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है? दंड सिद्धांत। दंड सिद्धांत तो कभी हो ही नहीं सकता है। और ऑप्शन नंबर चौथा क्या है? व्याख्यान विधि से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निर्माणवाद। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको पता लग सके। धन्यवाद।